उस रोज़ रात बम्बई में शालीमार होटल के कमरे में लेटा अजय अब तक की घटनाओं पर विचार कर रहा था। विराटनगर में सुलेमान जगमोहन और श्रीकांत वर्मा को चुपचाप गिरफ्तार किया जा चुका था। सुलेमान ने सब कुछ स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, मगर जगमोहन हर बात से इनकार करता रहा था। अजय जानता था कि जगमोहन ने भी देर सवेर अपना अपराध ज़रूर कबूल कर लेना था, लेकिन उसके इनकार से श्रीकांत पर हाथ डालने की योजना चौपट होती जा रही थी। श्रीकांत की गिरफ्तारी का आधार बना लल्लन नामक एक स्थानीय पेशेवर बदमाश का बयान। लल्लन को सिविल हॉस्पिटल में दीनानाथ की सुरक्षा के लिए तैनात सब इंस्पेक्टर वर्मा ने दीनानाथ को चाकू भोंकने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा था। लल्लन ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के डर से स्वीकार कर लिया था कि दीनानाथ को ख़त्म करने का आदेश उसे श्रीकांत से मिला था। सबूत के तौर पर उसने इस काम के लिए श्रीकांत से बतौर एडवांस मिले 6,000 रुपये भी पुलिस को सौंप दिए थे। फलस्वरूप श्रीकांत को भी इस सफाई से ये गिरफ्तार कर लिया गया था कि वो अपनी चौकड़ी के बाकी तीनों चंडालों को सावधान तक नहीं कर सका। सुलेमान ने बताया कि वह रोज़ दोपहर बाद नरेंद्र मुखर्जी को फ़ोन पर रिपोर्ट दिया करता था। उसकी इस बात के सबूत उसके फ्लैट में लगे टेलीफोन के वो मोटी रकम के बिल थे जिन्हें वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता रहा था। सुलेमान ने ये भी स्पष्ट स्वीकार किया कि नरेंद्र मुखर्जी ने उसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट संबंधी बातों की पूरी जानकारी रखने के लिए खास तौर से कलकत्ता से विराटनगर भेजा था। और भी कई ऐसी बातें उसने बताई जिससे उसका नरेंद्र मुखर्जी का आदमी होना साबित होता था। नतीजन नरेंद्र मुखर्जी की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस पार्टी कलकत्ता भेज दी गई और इस बीच कलकत्ता पुलिस को नरेंद्र मुखर्जी को वॉच करने के उच्च स्तर पर हिदायतें दे दी गईं। विराटनगर से प्लेन द्वारा बम्बई के लिए रवाना होने से पहले अजय को साफ दिखाई दे गया था कि अगर श्रीकांत ने खुद ही कबूल नहीं किया तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा और इसको साबित भी नहीं किया जा सकेगा कि जय किशन ने श्रीकांत के आदेश पर गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाई थी। श्रीकांत से कबूलवाने का एक ही तरीका था कि उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से ज़्यादा दबाव डलवाया जाए। रविशंकर इस सारे मामले में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अजय को चुपचाप खिसकने का मौका मिल गया। उसे उम्मीद थी कि अगर लीना विक्टर को बरामद किया जा सका तो विक्रम राव भोसले को भी इस बखेड़े में फंसाया जा सकता था। लीना के मसले को लेकर श्रीकांत और भोसले ने अपने आप को बचाने के लिए निश्चित रूप से एक दूसरे पर दोषारोपण करना था। यही वो चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि गणपत की हत्या का अपराध भले ही साबित न किया जा सके, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। बम्बई पहुंचकर शालीमार होटल में डेरा जमाने के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया। एक टेलीग्राफ ऑफिस से उसने छदम नाम से पूना अर्जेंट ट्रंक कॉल करके पता लगाया कि भोसले विक्रम होटल में ही ठहरा हुआ था। वह वहां अकेला पहुंचा था और उसने कम से कम एक हफ्ता वहीं रहना था। अजय ने टेलीफोन डायरेक्टरी से भोसले की कोठी में लगे दोनों टेलीफोन का नंबर पता लगाया और कई बार ये नंबर डायल किए। जवाब में हर दफ़ा वहाँ केवल घंटी ही बजती रही थी। इसका सीधा सा अर्थ था कि कोठी में कोई नहीं था। अजय इस मौके का फ़ायदा उठाने का निश्चय कर चुका था। वो ठीक 11 बजे अपने कमरे से निकला। दरवाज़ा लॉक करने के बाद लिफ्ट द्वारा नीचे पहुँचा। रिसेप्शन पर अपनी चाबी सौंपने के बाद होटल से बाहर आ गया। लगभग 5 मिनट बाद ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। भोसले की कोठी का पता बताते हुए वो पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी अपनी मंजिल की ओर भागने लगी। लीना विक्टर उसी कमरे में पलंग पर नंग अवस्था में पड़ी थी। अब तक वो इस हद तक टूट चुकी थी कि पीटर उसे खुली छोड़ सकता था। अलबत्ता कमरे को वो अभी भी बाहर से लॉक रखता था। लीना के कपड़े और सैंडल ड्रेसिंग टेबल की ही एक ड्रॉर में ठुसे हुए थे, लेकिन लीना ने वहाँ से भागने की कोशिश करना तो दरकिनार रहा, पीटर के साथ ज़रा भी फसाद तक नहीं किया था। शुरू में लीना ने डटकर प्रतिरोध किया था। वो ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हीरोइन एडिक्ट बनाया जा सकता था, मगर पीटर द्वारा वक्त पर फिक्स न दिए जाने के कारण उसका प्रतिरोध खत्म होने लगा और उसने खुद पर से यकीन बुरी तरह से हिल गया था। अब उसे ये भी ठीक से याद नहीं था कि इस जगह लाई जाने से पहले उसकी ज़िंदगी किस दौर से गुजर रही थी। वो जानती थी कि हेरोइन एडिक्ट हो चुकी है। वो जब वो सही ढंग से कुछ सोचने की स्थिति में होती तो उसे याद आता कि फ़िक्स पाने की खातिर उसे कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ती थी और वो स्वयं से नफरत करने लगती थी। फ़िक्स पा जाने के बाद वो मन ही मन निश्चय करती थी कि दोबारा कभी पीटर को फ़िक्स नहीं देने देगी। वो पीटर से संघर्ष करेगी
और इस कमरे से निकलकर कोठी से दूर भाग जाएगी। वो दोबारा कभी खुद को इतनी कमज़ोर नहीं होने देगी कि फिक्स पाने के लिए उसे पीटर के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, पीटर के आदेश पर कोहनी और घुटनों के बल घिसट कर उसके पास जाना पड़े, बाकायदा उसके तलवे चाटने पड़े और अप्राकृतिक मैथुन में उसका साथ देना पड़े। लेकिन इरादा करना और उस पर डटे रहना दो अलग अलग बातें थीं। इरादे पर डटे रहना तो दरकिनार रहा, लीना को ये भी याद नहीं रहता था कि उसने कोई इरादा भी किया था। जब पिछले फिक्स का असर ख़त्म होने लगता और नए फिक्स की ज़रूरत की शुरुआत होती तो लीना के पेट की मांसपेशियों में ऐंठन सी शुरू हो जाती, जिस्म से पसीना बहने लगता, नाक से पानी बहने लगता, मतली महसूस होती, हाथ पांव कांपने लगते, अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी और उसका जी चाहता था कि वो अपने बाल नोच डाले। वो पलंग पर पड़ी पड़ी अपने हाथ पांव पटकती रहती और अंत में असहनीय छटपटाहट के कारण हाफती हुई नीचे उतरती और गठरी की शक्ल में दरवाजे के पास पड़ जाती। उसके कान पीटर के कदमों की आहट सुनने को यूं आतुर रहते मानो उसी आहट को सुन पाना उसकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य था। अंत में जब सिरिंज हाथ में लिए पीटर आता तो लीना उसके इशारों पर कठपुतली की भांति नाचने लगती थी। सिरिंज से भरे द्रव को अपने शरीर में प्रवेश करवाने के एवज में जो पीटर कहता वो बेहिचक करने को तैयार हो जाती थी। बदले में पीटर उसकी लाचारी और ज़रूरतमंदगी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता, उसके जिस्म को मनमाने ढंग से नोचने लगता था। पीटर क्या कर रहा था इस बात की ओर से पूरी तरह लापरवाह लीना को सिर्फ उस क्षण का इंतज़ार रहता था जब उसकी बाह में निडल चुभाई जाती थी। फिक्स पाने के बाद जब तक लीना की स्थिति सामान्य होती और वो दोबारा फिक्स ना लेने का इरादा बनाती, तब तक पीटर जा चुका होता था। भोसले की कोठी के सामने पहुंचकर जो ही ड्राइवर ने टैक्सी रोकी, अजय ने उसे आगे चलने का संकेत कर दिया। ड्राइवर ने पुनः टैक्सी आगे बढ़ा दी। इस बीच अजय देख चुका था कि ऊंची चारदीवारी से घिरे विशाल 2 मंजिला कोठी अंधेरे में डूबी खड़ी थी और उसके मेन गेट पर ताला झूल रहा था। करीब 150 गज आगे जाकर उसने टैक्सी रुकवाई, नीचे उतरकर बिल चुकाया और सिगरेट जला ली। फिर जब टैक्सी सीधी जाने के बाद मोड़ पर घूमकर आंखों से ओझल हुई तो वह वापस लौट पड़ा। सड़क पर आम रफ्त नहीं के बराबर थी। आसपास की कोठियों में रोशनी थी और लगभग सभी के दरवाजे बंद थे। अजय भोसले की कोठी के सामने पहुंचकर ठिठका। सड़क पर दोनों ओर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, फिर फुर्ती से गेट पर चढ़कर आवाज़ न होने देने की कोशिश करता हुआ दूसरी ओर कूद गया। वो चंद क्षण खड़ा अंधेरे में डूबी कोठी को घूरता रहा। चारों ओर सन्नाटा था। अंदर कहीं से भी जीवन के किसी चिन्ह का आभास नहीं मिल रहा था। वो सावधानी वश दबे पांव तेजी से ड्राइववे पर चल दिया। ड्राइववे के दोनों ओर लॉन थे और साइडों पर पेड़ों की कतारें खड़ी थी। अजय कोठी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने डोर नॉब घुमाने की कोशिश की तो आशा के अनुसार दरवाज़ा लॉक्ड पाया, लेकिन वो इस बाधा से निमटने का इंतज़ाम साथ लेकर आया था। उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक एक करके की होल में चाबियां ट्राई करने लगा। कोई 2 मिनट बाद एक चाबी की होल में घूमी और ताला खुल गया। अजय ने डोर नॉब घुमाकर धीरे धीरे दरवाजे के पल्ले पर अंदर की ओर दबाव डाला। अंदर गहन अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अजय भीतर दाखिल हुआ और दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। उसने जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई। पीली मरियल रोशनी में उसने स्वयं को लंबे चौड़े विजिटर्स रूम में खड़ा पाया। वह उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ा। विजिटर्स रूम के दूसरे दरवाजे से गुजरकर वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। माचिस की तीली बुझ गई थी। उसने दूसरी तीली जला ली। शानदार ड्राइंग रूम में प्रशंसापूर्ण निगाहें दौड़ाते हुए उसने देखा वहाँ दाएं बाएं 2 दरवाजे थे और दोनों ही खुले पड़े थे। बंद कोठी के दरवाज़ों का खुला होना उसे अस्वाभाविक लगा। वो बाएं दरवाजे से निकलकर जिस कमरे में दाखिल हुआ वो स्टडी रूम था। अजय ने वहीं रुककर डेस्क के बंद ड्रॉअर को खोलकर उसकी तलाशी लेने के बारे में सोचा, फिर इरादा बदल दिया। पहले सारी कोठी को देख लेना ही उसे ज़्यादा उचित प्रतीत हुआ। स्टडी के बाद डाइनिंग रूम से होता हुआ वो किचन में पहुंचा। वहाँ सिंक में पड़ी झूठी प्लेट्स, प्याले वगैरह देखकर उसका माथा ठनका। कॉफ़ी परकोलेटर का प्लग अपने सॉकेट में लगा हुआ था। उसने परकोलेटर को छुआ। वो काफ़ी गर्म था। इसका सीधा सा मतलब था कि कोठी में कोई रह रहा था। कौन हो सकता था? इस बारे में सर खपाने के बजाय वो किचन से बाहर निकला। बगल वाले 2 कमरे स्टोर रूम थे।
वो वापस ड्राइंग रूम की ओर लौट पड़ा। वो पूर्णतया सतर्क था। उसे याद था कि विजिटर्स रूम में उसने ऊपर की मंजिल पर जाने वाली चौड़ी सीढ़ियाँ देखी थी। उसने तय किया कि ग्राउंड फ्लोर को अच्छी तरह देखने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। ड्राइंग रूम के दाएं दरवाजे से गुजरकर वो लंबे गलियारे में आ गया। वहाँ मौजूद प्रत्येक बंद दरवाजे को खोलने का असफल प्रयत्न करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंत में वो उस दरवाजे पर पहुंचा जिसके की होल में चाबी फंसी थी। उसने डोर नॉब घुमाने की नाकाम कोशिश की, फिर चाबी घुमा दी। लॉक खुल गया। हाथ में पकड़ी जलती हुई तीली फेंक कर उसने धीरे धीरे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। भीतर रोशनी पाकर वो चकराया। बंद कोठी में सिर्फ एक कमरे में रोशनी। क्या इसी में वही व्यक्ति मौजूद था जो यहाँ रह रहा था? लेकिन उसने रहने के लिए गलियारे में करीब करीब आखिरी कमरा ही क्यों चुना? अजय की धड़कनें बढ़ गईं। उसने झिरी के रूप में खुले दरवाजे से सुनने की कोशिश की। अगले ही क्षण वो बुरी तरह चौंका। उसे यूं लगा मानो दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा कोई हाफ रहा था। कौन हो सकता था? तभी उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी मानो अंदर कोई धीरे से करहा रहा था। अजय ने स्वयं को दीवार की आड़ में रखते हुए दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उसने कुछ पल दम साधे इंतज़ार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाफने और बीच बीच में करहाने की आवाज़ अब और ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। अजय हिचकिचाया, फिर खुले दरवाजे के सामने आ गया और अगले ही क्षण वो बुरी तरह चौंका। उसे एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरवाजे से मुश्किल से 2 फुट दूर कमरे में लीना खड़ी थी। लीना विक्टर। अचानक अजय को तेज झटका सा लगा। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं था कि सामने खड़ी स्त्री लीना ही थी, लेकिन उसके जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी तक नहीं थी। उसके सुनहरी बाल बुरी तरह अस्त व्यस्त और एकदम रूखे थे और उन्होंने चेहरे को करीब करीब ढक रखा था। खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था और नीली आंखें बुझी बुझी सी थीं। नाक से पानी बह रहा था, सांसें तेज चल रही थी। वो एकदम अजय को घूरती हुई अपनी बाह को सहला रही थी। अजय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। लीना की बाह में चुभी सुइयों के निशान अजय की निगाहों से बच नहीं सके। लीना ने ना तो उसकी ओर देखा और ना ही अपनी कलाई छुड़ाने या अन्य प्रतिरोध करने का कोई प्रयत्न किया। वो पूर्ववत खड़ी दरवाजे की ओर ताक रही थी। अजय को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या था। उसके दिमाग में गुस्से की जबरदस्त लहर दौड़ गई। तुम्हारी ये हालत किसने की लीना? उसने गुर्रा कर पूछा। लीना के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो याद करने की कोशिश कर रही थी और ऐसे करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। पीटर ने, अंत में वो फंसी सी आवाज़ में यूं बोली मानो सपने में बोल रही थी। कहाँ है वो? लीना ने सर हिला दिया। वो काफ़ी देर से यहाँ नहीं आया है। मुझे इंतज़ार करा कर तड़पाने में उसे मज़ा आता है, लेकिन मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अजय ने उसे सहारा देकर पलंग पर बिठा दिया। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं लीना? उसने कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। पता नहीं, लीना ने कहा और पलंग पर लुढ़क गई। अजय को सोचकर ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। एक ड्रॉर में उसे लीना का स्कर्ट, ब्लाउज, सैंडल वगैरह ठुसे मिले। कपड़े निकाल कर वो पलंग के पास आया और लीना के बगल में डाल दिए। पहनो इन्हें। लीना ने उठने का उपक्रम नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने सुना ही नहीं। अजय ने उसे झंझोड़ा। लीना ने बुझी बुझी आंखों से यूं उसकी ओर देखा जैसे पहली बार उसे देख रही थी। क्यों? उसने पूछा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊँगी। लीना ने साफ इनकार कर दिया। अजय चकराया। क्यों? मैं पीटर के पास ही रहूँगी। क्यों? वो मुझे फिक्स देता है। लीना कड़हाती सी बोली। अजय ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे लिए फिक्स का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम पहले ये कपड़े पहन लो। सच कह रहे हो? तुम मुझे फिक्स दोगे? हाँ। कब? यहाँ से बाहर निकलने के बाद। लेकिन मुझे अभी चाहिए। अभी तो पीटर भी नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास माल ख़त्म हो गया है। अजय ने सफ़ेद झूठ बोला। हाँ, अब क्या होगा? मैं तो मरी जा रही हूँ। तुम कपड़े पहनो, बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें फिक्स दूंगा। अजय ने उसे सहारा देकर उठाया। लीना अनिश्चित सी बैठी रही। पसीने से भीगा उसका जिस्म रह रह कर कांप उठता था। अजय को उसकी दयनीय हालत पर तरस आ रहा था।
उसने लीना को कपड़े पहनने में मदद की। लीना ने ना तो और ज़्यादा बहस की और ना ही प्रतिरोध किया। सैंडल पहनाने के बाद अजय ने उसे पलंग से उतारा और उसका हैंड बैग उसे थमा दिया। उसे सहारा देता हुआ अजय ज्यों ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी निगाह बंद खिड़की पर पड़ी। मोटे भारी पर्दों को कीलों से दीवारों में जड़ दिया गया था ताकि अंदर की रोशनी बाहर पहुंचकर अनायास ही किसी पड़ोसी का ध्यान आकर्षित न कर ले। अजय दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसे बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। लीना की सरासर अनपेक्षित मौजूदगी और उसकी दयनीय हालत ने उसे इस बुरी तरह चकरा दिया था कि कमरे का दरवाज़ा बंद करने का ध्यान ही नहीं आया था। अब दरवाज़ा बंद करने का मतलब आगंतुक को सावधान करना था। मुमकिन है इस वक्त वो यही समझे कि वो खुद ही दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। अजय लीना को घसीटता सा बाथरूम के पास ले गया और उसे भीतर धकेल दिया। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो और चुप रहना, वो फुसफुसाकर बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय तेज़ी से लपक कर खुले दरवाजे की आड़ में जा छुपा और इंतज़ार करने लगा। उसे तसल्ली थी कि आगंतुक कमरे में भीतर दाखिल हुए बगैर पलंग की ओर नहीं देख सकता था। कुछ सेकंड्स के बाद कदमों की आहट ठीक दरवाजे के सामने रुकी। लीना, कहाँ हो? बाहर से पीटर का भारी स्वर सुनाई दिया। जवाब में खामोशी छाई रही। पता नहीं ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया, मुझे अच्छी तरह याद है मैं तो इसे लॉक करके गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे की झोंक में मैं ही इसे लॉक करना भूल गया था या फिर उस हरामजादी ने खोल दिया था। कोई बात नहीं, साली जाएगी कहाँ, अभी पता करता हूँ। और धड़ धड़ाता हुआ भीतर दाखिल हुआ और खाली पलंग देखकर ठिठक गया। फिर बाथरूम की ओर पलटा। अंदर है, वो पुनः बड़बड़ाया। अजीब बात है, इस वक्त तक तो उसने दरवाजे के पास ही मेरा इंतज़ार करती होना चाहिए था। लीना, उसने जोर से हाँक लगाई। हाँ, मैं अंदर हूँ, धीमी सी आवाज़ आई। पीटर बाथरूम की ओर बढ़ा ही था कि उसकी पीठ पीछे दरवाजे की आड़ में खड़े अजय ने चेतावनी दी। खबरदार, आगे मत बढ़ना वरना शूट कर दूंगा। और दरवाजे के पल्ले के आड़ से बाहर आ गया था। वो देख चुका था कि आगंतुक, जो निश्चय ही पीटर ही था, कि एक हाथ में सिरिंज था और दूसरा खाली था। पीटर ने चेतावनी की परवाह न करते हुए वापस घूमा और एक अपरिचित को खाली हाथों अपनी ओर बढ़ते देखा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, अजय ने उसी के स्वर में जवाब दिया। बको मत, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंसान जानते हो, किसी के घर में सेंध लगाकर घुसना कानूनन जुर्म है। अच्छा, जानता हूँ, लेकिन किसी को जबरन हेरोइन एडिक्ट बनाने की कोशिश करना उससे भी बड़ा जुर्म है। क्या कह रहे हो? मैं लीना की हालत भी देख चुका हूँ, उसकी बाह में सुइयां चुभोनों के निशान भी। अरे वो तो होने ही थे क्योंकि वो हेरोइन एडिक्ट है। मैं उसकी ये लत छुड़ाने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजय ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा। तुम शायद डॉक्टर हो और ये कोठी तुम्हारे बाप का नर्सिंग होम है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद इसलिए तुमने उसके तमाम कपड़े उतारकर उसे इस कमरे में लॉक करके रखा था। अब जब कोई हेरोइन एडिक्ट इस लत से छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो वक्त पर फिक्स ना मिलने की वजह से वो आपस से बाहर हो जाता है और अपनी जान तक दे डालता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे लॉक करना ज़रूरी होता है। अच्छा, कपड़े उतारना भी? अजय जहर भरे स्वर में बोला। अब तुम्हारे हाथ में जो ये सिरिंज है, इसमें शायद ऐसी दवा भरी है जो इस किस्म के लोगों को लत छुड़ाने के लिए दी जाती है। पीटर ने घूरा। तुम फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मैं नहीं जाऊँगा, अजय चुनौती भरे स्वर में बोला। जाओ, पुलिस को फ़ोन करो। अजय को पता भी नहीं चला कि लीना कब चुपचाप दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। पीटर ने खा जाने वाले भाव से उसे घूरा। तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? वो इसने कहा था, वो मरी सी आवाज़ में बोली। अजय ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। कौन है ये? पीटर ने घुराकर पूछा। पता नहीं, लगता है पहले भी कभी देखा है। ठीक है, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंजेक्शन लेना चाहती हो? हाँ, मुझे फिक्स चाहिए। पीटर धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। वही है, लेकिन ये आदमी तुम्हें फिक्स नहीं लेने देगा। तुम इसकी गर्दन दबोच लो।
इससे पहले कि अजय संभल पाता, लीना के दोनों हाथों की उंगलियां उसके गले पर जम गई। तभी पीटर उसकी ओर झपटा। अजय ने अपनी दाईं कोहनी लीना के पेट में जमा दी। लीना गर्दन छोड़कर दर्द से बिलबिलाती हुई दोहरी हो गई। तब तक पीटर अजय के पास आ पहुंचा था। अजय ने उसके पेट में ठोकर जमाने के लिए लात चलाई, लेकिन पीटर खुद को बचा गया और साइड में आकर अजय के जबड़े पर घूसा जमाने के लिए बायां हाथ चला दिया। अजय अपना जबड़ा तो बचा गया, लेकिन गर्दन को नहीं बचा सका। पीटर के वजनी घूसे ने उसे लड़खड़ाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि गर्दन टूटने से बाल बाल बची थी। वो पीड़ा से होठ काटने लगा। पीटर पुनः उसकी ओर बढ़ा। गर्दन के दर्द की परवाह न करता हुआ अजय पूरी तरह सावधान था। पीटर की ताकत का अंदाज़ा भी अब उसे लग चुका था। इस दफ़ा जो ही पीटर ने घूंसा चलाया, अजय ने ऐन वक्त पर उछलकर खुद को बचाया। फिर उसे संभलने का मौका दिए बगैर फुर्ती से उसके पीछे पहुंचा और उसकी दुम पर भरपूर ठोकर जमा दी। पीटर सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से सिरिंज छूटकर नीचे गिरी और चूर चूर हो गई। उसमें भरा द्रव बूंदों की शक्ल में फर्श पर फैल गया। फर्श पर बैठी लीना ने फटी आंखों से दृश्य देखा और फिर उछलकर खड़ी हो गई। यू स्वाइन, तुमने सिरिंज तोड़ दी! और घायल शेरनी की तरह अजय की ओर झपटी। अजय ने अपना चेहरा नोचने के लिए बड़े उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे बलपूर्वक पीटर की दिशा में धकेल दिया। कुपित पीटर इस बीच अजय की ओर छलांग लगा चुका था। वह अचानक रास्ते में आ गई लीना से टकराया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण दोनों फर्श पर जा गिरे। पीटर लीना को स्वयं से परे धकेल कर फौरन खड़ा हो गया। देखो पीटर, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, अजय उसे घूरता हुआ बोला। मैं इस लड़की को ढूंढने आया था, ये मुझे मिल गई है, मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम खुद भी यहाँ से नहीं जा सकोगे, पीटर बर्फ जैसे सर्द स्वर में बोला और अपनी हिप पॉकेट पर हाथ मारा। अगले ही क्षण उसके हाथ में लंबे फल वाला खटकेदार चाकू प्रकट हो गया। बेवकूफ़ी मत करो पीटर, हमें चले जाने दो। तुम यहाँ से सिर्फ उसी जगह जाओगे जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता है। पीटर चाकू ताने उसकी ओर बढ़ा। अजय पीछे हटने लगा। मजबूरन उसे रोकना पड़ा। पीछे पलंग आ गया था। पीटर उस पर निगाह जमाए सदे हुए कदमों से निरंतर आगे आते जा रहा था। उसके हाथ में थमे चाकू का फल खौफनाक ढंग से चमक रहा था। अजय ने एक ही झपाटे में पलंग पर पड़ा तकिया उठाया और उसके चेहरे पर खींच मारा, साथ ही खुद भी उसकी ओर लपका। पीटर तनिक बौखला गया था। इससे पहले कि वो संभल पाता, अजय ने उसकी दाईं कलाई दोनों हाथों में दबोच ली और उसकी जांघों के जोड़ों पर घुटनों से प्रहार कर दिया। पीड़ा से बिलबिला गया पीटर के हाथ से चाकू छूट गया। अजय ने उसे ठोकर मारकर दूर कोने में पहुंचा दिया। फिर वो दोनों हाथों से पीटर पर पिल पड़ा। जल्दी ही पीटर के हौसले पस्त हो गए। जवाबी हमला करना तो दूर रहा, वो अपना बचाव भी ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा था। वो पिटता पिटता फर्श पर ढेर हो गया। अजय उसके सर और पसलियों में ठोकरे जमाने लगा। अजय ने तब तक बस नहीं की जब तक कि पीटर होश नहीं गंवा बैठा। अजय हाफता हुआ सीधा खड़ा हुआ ही था कि लीना वहीं चाकू ताने उसे अपनी ओर आती दिखाई दी। चाकू फेंक दो लीना। लीना ने मानो सुना ही नहीं था। वो यंत्र चालित सी आगे बढ़ती गई। उसका चेहरा तनावपूर्ण था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। चाकू फेंक दो। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी सिरिंज तोड़ दी है। जाहिर था कि लीना सही ढंग से सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। उससे कुछ भी कहना सुनना बेकार था। फ्रस्ट्रेशन की उस हालत में वो कुछ भी कर गुजर सकती थी। अजय उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए मन ही मन कुछ तय करता हुआ पीछे हटने लगा। अच्छा ठहरो, मैं पीटर के कमरे से तुम्हारे लिए फिक्स लाता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अजय पुनः पलंग के पास आ रुका। लीना के निकट आकर जो ही उस पर वार किया, वो एक तरफ उछलकर स्वयं को बचा ले गया। लीना अपनी ही झांक में औंधे मुंह फर्श पर पलंग पर गिरी। अजय ने उसके हाथ से चाकू छीनकर बंद कर दिया और अपने जेब में रख लिया। लीना सीधी खड़ी हुई और बेकायदा उससे गुथ गई। मजबूरन अजय को उसे पलंग पर पटकना पड़ा और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी कलाइयाँ पीठ के पीछे परस पर कसकर बांध दी। लीना चीखती चिल्लाती हुई उसे गालियाँ बके जा रही थी। फर्श पर बेहोश पड़े पीटर की जेब से उसका रुमाल निकालकर अजय ने लीना के टखने भी आपस में बांध दिए थे। लीना का गालियाँ बकना जारी रहा।
अजय ने अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर ली कि उस कमरे से निकलने के दरवाजे के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। उसने लीना को उठाकर कंधे पर लादा और कमरे से बाहर आ गया। लीना के प्रतिरोध की परवाह किए बगैर उसने दरवाज़ा लॉक किया, की होल से चाबी निकालकर जेब में डाली और गलियारे में चल दिया। ड्राइंग रूम में आकर उसने लीना को एक सोफे पर डाल दिया और लीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह कोने में रखे टेलीफोन उपकरण के पास पहुंचा। करीब 25 मिनट तक कोशिश करने के बाद वो विराट नगर में रविशंकर से संबंध स्थापित कर सका। रविशंकर ने सुना और उसे वहीं इंतज़ार करने को कह दिया। करीब 1 घंटे बाद डोरबेल की चीख सुनकर अजय प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कौन है? पुलिस। बाहर से रौबीली आवाज़ सुनाई दी। अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपने 3 मातहतों सहित भीतर आ गया। उसी रात 2 घंटे बाद पूना में विक्रम होटल के सबसे शानदार स्वीट का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खुद विक्रम राव भोसले ने खोला। 2 पुलिस अफसर को सामने पाकर उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। कहिए, आपका नाम विक्रम राव भोसले है? डीएसपी रैंक के ऑफिसर ने पूछा। हाँ। डीएसपी ने कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। ये आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। आपको लीना विटर नामक एक लड़की का अपहरण कराने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। और अपने साथ आए इंस्पेक्टर को संकेत कर दिया। भोसले का चेहरा फक पड़ गया। इंस्पेक्टर की हथकड़ियाँ सहित अपनी ओर बढ़ता पाकर उसका माथा घूम गया। वो प्रतिवाद करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। इंस्पेक्टर ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी। तीसरी शाम विराट नगर में अजय पुलिस हेडक्वार्टर में रविशंकर के सामने बैठा था। अब क्या हाल है तुम्हारे मेहमानों का? रविशंकर मुस्कुराया। लीना का अपहरण किए जाने के लिए भोसले और श्रीकांत एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और नरेंद्र मुखर्जी इस सारे मामले में अपने आप को अनजान दिखा रहा है। वैसे पीटर ने जो बयान दिया है उससे भोसले का तो पुलिंदा बंद ही जाएगा इस मामले में। लीना बेहतर है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। एक बार इस लत से छुटकारा पाने के बाद वो दोबारा कभी इसके फेर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे जबरन एडिक्ट बनाया जा रहा था ना। इसमें ना तो उसकी मर्जी शामिल थी और ना ही उसने शौक के तौर पर इसे शुरू किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके इस एडिक्शन का कोई भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आधार भी नहीं है। मानना पड़ेगा कि थंडर में छपी लीना की कहानी उन तमाम लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के मुकाबलों में मोटे मोटे दाव लगाया करते थे। वो सब समझ जाएंगे कि एक चंडाल चौकड़ी मिली भगत के मुकाबले कराकर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबें नोटों से भर रही थी। अजय ने कहा और फिर पूछा, घनश्याम दास का पता चला? नहीं, वो अभी तक फरार है, लेकिन देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। श्रीकांत क्या कहता है? वो अपने ऊपर लगाए जा रहे हर इल्ज़ाम से इनकार कर रहा है, लेकिन उसके इनकार करने से कुछ नहीं होगा। दीनानाथ ने जो बयान दिया है उसे फंसाने के लिए काफ़ी है, और बची कुची कसर लल्लन के बयान ने पूरी कर दी है। श्रीकांत नहीं बच सकेगा। जगमोहन ने कुछ कबूल किया? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही वो अपना रिकॉर्ड चालू कर देगा। कैसे? अरे, सुलेमान ने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया है। रविशंकर बोला। जगमोहन द्वारा जयकिशन की हत्या करने और कार एक्सीडेंट स्टेज करने संबंधी जो बयान उसने दिया है उसकी पुष्टि करने वाला एक प्रमाण अभी अभी मिला भी है। क्या? उसने अपने बयान में एक जगह कहा है कि जयकिशन की हत्या के बाद जगमोहन ने कार की खिड़की का शीशा गिराकर उसे अपने पीछे आने का आदेश दिया था। दुर्घटनाग्रस्त कार की ड्राइविंग सीट वाली खिड़की का शीशा सलकाने वाले हैंडल पर जगमोहन की उंगलियों के साफ निशान पाए गए हैं, जबकि उस कार का मालिक हल्दीराम था। और जगमोहन ने बार बार ये बात दोहराई है कि उसने कभी भी उस कार का इस्तेमाल नहीं किया था। रविशंकर ने जानकारी दी। सुलेमान की वजह से नरेंद्र मुखर्जी भी फंस चुका है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट में भागीदार होकर जनता को ठगने के आरोप में। और इस बखेड़े की शुरुआत बॉक्सर गणपत की हत्या से हुई थी। अजय विचारपूर्वक बोला। हम जानते हैं श्रीकांत के आदेश पर हत्या जयकिशन ने की थी, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सकता। अरे, ये बात खुद श्रीकांत ही कबूल करेगा। कैसे? अदालत से रिमांड लेकर इन सबको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और उनके सांझे की हांडियाँ चौराहे पर फूटने वाले हालात पैदा हो गए हैं। 2-4 दिन और गुजरने दो, सबकी अपनी अपनी फिक्र सबको लगने लगेगी
और इनमें सबसे ज़्यादा श्रीकांत और जगमोहन ही फंसे हुए हैं और दूसरे नंबर है भोसले का। उसके खिलाफ किडनैपिंग का ज़्यादा संगीन मामला है जिसमें उसके साथ पीटर और श्रीकांत और जगमोहन भी शामिल हैं। लेकिन भोसले और नरेंद्र मुखर्जी पर हत्या जैसे संगीन जुर्म का आरोप नहीं है। वे दोनों ज़रूर अपनी बला श्रीकांत के सर डालेंगे, बस तभी इनकी पूरी फूट पड़ जाएगी। अजय ने सहमति सूचक सर हिलाता पाकर वो बोला, दरअसल श्रीकांत अभी तक सिर्फ इसलिए थोड़ा अखड़ा हुआ है क्योंकि जगमोहन चुप है। उसने श्रीकांत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है और जगमोहन इसलिए चुप है क्योंकि वो समझ रहा है कि उसके खिलाफ जयकिशन की हत्या का अपराध साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब उसे हल्दीराम की कार में अपने फिंगरप्रिंट्स का पता चलेगा ना तो वो चुप नहीं रह सकेगा। जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए वो सारा दोष श्रीकांत के मत्थे मरने में ही खैरियत समझेगा और उस सूरत में हर तरफ घिर चुका होने के वजह से श्रीकांत को सब कुछ कबूलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि जिस ढंग से एक केस निपटा है तुम उससे संतुष्ट हो? हाँ और क्या, और मैं तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ तुम्हारा सहयोग करने का। यानी कि इस दफ़ा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से ये शब्द तो निकले। आइंदा भी कोशिश करना कि तुम मेरे मुंह से यही शब्द सुनते रहो। जो हुक्म इंस्पेक्टर साहब, अजय सर नवाकर बोला और रविशंकर मुस्कुरा कर रह गया। तो ये नावल ख़त्म हुआ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना इंतज़ार करने के लिए और इतना पेशेंस रखने के लिए कि मैंने बहुत एक हफ़्ते बाद इसे अपलोड किया इसका बाकी पार्ट। असल में मेरे पास थोड़ा सा काम था तो मैं उसमें बहुत बिज़ी हो गई, तो मुझे बिल्कुल रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिला। मैं सुबह जाती थी और शाम तक घर आती थी, फिर और काम हो जाते थे तो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई थी मैं। तो मैं जानती हूँ बीच में नावल का ऐसे अधूरा रहना बहुत ही बुरा लगता है, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था पर मजबूरी थी मेरी, मैं क्या कर सकती थी। बहुत लोगों ने बोला कि नावल सबको पसंद आया, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा ये प्रकाश भारती जी का नावल। और बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि सुरेंद्र मोहन पाठक ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है। हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबको फेवरेट राइटर होते हैं सबके, लेकिन कभी कभी ना दूसरा भी सुन लेना चाहिए। उससे पता है क्या होता है, हमारे दिमाग का दायरा बढ़ता है, हम सोच पाते हैं कि दूसरा राइटर का क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, वो कैसे लिखते हैं और उनका क्या तरीका है लिखने का, नई कहानी नए अंदाज में देखना। तो हमें ना मतलब एक साधारण सी बात मैं कह रही हूँ, हमें ना रिजिड नहीं होना चाहिए, एक चीज़ में रुकना नहीं चाहिए। एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, दूसरे का भी सुनकर, दूसरे राइटर का, लेखक का, क्या पता अच्छा ही लगे। और देखिए इसमें तो आपको ना किताब खरीदनी है ना पढ़ना है, केवल सुनना ही है। सुनकर देख लीजिए, जमता है ठीक है, नहीं तो बीच में बंद कर दीजिए, है ना, ऐसी भी क्या बात है। तो अब मैं सुरेंद्र मोहन पाठक का अहिरवार केस शुरू करूँगी क्योंकि उसकी बहुत फरमाइश आई थी और मेरी भी थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती और अपलोड करने में टाइम लग जाता है। लेकिन मैं सबका पढ़ूँगी, वन बाय वन पढ़ूँगी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, बस देर सवेर हो जाएगी लेकिन पढ़ूँगी ज़रूर। तो आपको ये चैनल पसंद है, आपका प्यार है, आप बने हुए हैं, उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में मेरी गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों के साथ और अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करिए चैनल को, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें, लोग सुने भी और सराहें भी। तो मैं ख़ास तौर से धन्यवाद करना चाहती हूँ दीप्ति सेंगर, है ना, और विनीत मेहरा, संतोष कुमार चतुर्वेदी, एनोनिमस का, जिन्होंने वो कभी कभी मुझे बनाकर भी देते हैं थंबनेल और अभी बैनर बनाकर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर प्रदीप सिंह धारीवाल, इंद्रजीत परदेशी, जिनकी फरमाइश पर प्रकाश भारती का इतना सुंदर नावल हम सब ने सुना, हर्ष पठारे, अवनी उपाध्याय, संतोष सावरकर, विजय कुमार, ईश्वर दत्ता, जितेंद्र, नरेश शर्मा, आचार्य मिश्रा, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, क्रॉस बुक ग्राफिक्स, रिंकू चौहान ने मुझे विमल सीरीज़ के कुछ पीडीएफ भी भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू चौहान आपका। और आपके पास भी अगर कोई पीडीएफ हो तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल पर या मेरे टेलीग्राम पर, मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूँगी।
राजेश मिश्रा और वनिका जैन का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही साथ बने रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, और जो गलतियाँ हैं, जो सुधार की गुंजाइश हैं और जो आपको अच्छा लगा बताएंगे और हौसला अफजाई करेंगे। जिन लोगों ने सुना भी, सब्सक्राइब भी किया, लाइक किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नए उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्ते। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और साथ बने रहिएगा।